हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक वन शॉट लेकर के आई हूँ क्योंकि पहले वाला ड्रामा ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आएगा। जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए, हम इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा आप लोगों का मैं वापस से सर खाने वाली हूँ। मेरे 5th चैनल पे मैंने बीटीएस आर्मी बना रही हूँ और मैं अपने जर्नी में उन सभी का हिस्सा बनाते जा रही हूँ क्योंकि मैंने नया चैनल ओपन किया है तो मेरे बीटीएस आर्मी फैन बनने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी बीटीएस स्टोरी पसंद आती है, प्लीज़ मेरे उस चैनल इंडियन पर्पल वीक को विजिट कर सकते हैं, देन वहाँ की स्टोरी सुन सकते हैं। और दूसरी थिंग्स, मैंने एक अपने मेन चैनल पे बॉयज़ एंड गर्ल वाली स्टोरी को शेयर किया हुआ है, तो जिन लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है, वो इनकम्प्लीट मैरिज, आपको वहाँ पे नोक-झोंक, प्यार और बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग्स सुनने को मिल जाएँगे। तो जिनको भी पसंद आती है वो मेरे मेन चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने अपने सेकंड चैनल पे ₹30 का मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है, तो जिन लोगों को भी वो पसंद आती है तो ज़बरदस्ती नहीं है, प्लीज़ आप लोग जाएँ, मेंबरशिप को बाय ऑन करके और उसे ऐड होकर के वहाँ पे मैं एक प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ, तो आप उसे वो सुन सकते हैं। चलिए, हम एक फिर से हिस्टोरिकल ईरा में वापस चलते हैं क्योंकि एक हिस्टोरिकल वन शॉट होने वाला है। एक पैलेस में बहुत सारे लोगों की गुहार लगाई जा रही थी। वहाँ पे हर तरह के कैदी को पकड़ के रखा हुआ था। एक शख्स स्टोन पे ब्लैक वेयर कपड़े पहने हुए, उसने अपनी आँखों को ऊपर मास्क कवर किया हुआ था और वो सबको घूर-घूर कर देख रहा होता है कि आफ्टर ऑल यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद उसमें से एक इंसान खड़े होते हुए कहता है, महाराज, आपको पता है ये सभी लोग एबेसी बैरियर की ओर आ रहे थे। आपको नहीं लगता कि आपको इन सबको कैद कर देना चाहिए? वो शख्स उसे देखते हुए कहता है, इन सबको फांसी पे लटका दो। वो सभी वहां से जाने लगते हैं, तभी बीच में से एक आवाज आती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भोजन की तलाश में वहां जा रहा था और कुछ भी नहीं। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। उसकी ये बात सुन करके थ्रोन पे बैठा हुआ किंग कहता है, ठहरो। उसकी इतनी हार्ड वॉइस सुन करके सारे लोग रुक जाते हैं और कहता है, वो कौन बोल रहा है, उसे सामने लाओ। एक शख्स सामने आता है जहाँ पे वो उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है और कहता है, बाकी सबको ले जाओ, इसे रेडी करके मेरे हरम में, मेरे चैम्बर में लेके आओ। सारे लोग कहते हैं जी, और इतना बोल करके वो सबको लेकर चले जाते हैं और सबको फांसी पे लटका दिया जाता है। सामने वाला बैठा हुआ शख्स उस शख्स को देखते हुए कहता है, तो तुम आखिरकार मुझे मिल गए। और इतना बोल करके वो वहां से अपनी अफगान को झटकते हुए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उस लड़के को, उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था, उसे वो पकड़े हुए था और उसे लेकर के लोग आए जा रहे थे और ला करके उसे एक कमरे में कहते, तुम जाओ, जाकर नहा लो और इस बच्चे को मुझे दे दो, इस बच्चे को मैं दूसरी जगह शिफ्ट करके आता हूँ। वो लड़का रोते हुए कहता है, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? इवान, इवान, मेरी बात सुनो, इवान, इवान। तब तक वो उसे दूर कर चुका था और जो पहरेदार थे इवान को वहां से लेके जा चुके थे। वो शख्स नहाता है, धुलता है और उसे वो जो बाहर प्रहरी थे उसे ला करके किंग के कमरे में छोड़ देते हैं। वो उस कमरे को देखता है, पूरा चैम्बर के ऊपर झूमर लगा हुआ था, बेड के ऊपर पर्दे लगे हुए थे। एक शख्स आराम से अपने कुछ कपड़ों को हटा चुका था क्योंकि वो नीचे टेबल पे ऐसे रखा हुआ था और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ आओ। वो उसके सामने आता है कांपते हुए, उस पर्दा को जैसे ही हटाता है, सामने बैठा हुआ शख्स को देख करके वो कहता है, आप? सामने वाला शख्स कहता है, तो अच्छी बात है कि तुम्हें मैं याद हूँ। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस खाना और पैसे के लिए वहां जा रहा था। वो अपने हाथ में मदिरा का सेवन करते हुए कहता है, तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारा किंग हूँ, है ना? वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सामने वाला शख्स कहता है, मेरे कपड़ों को उतारना शुरू करो क्योंकि आज से तुम मेरे स्लेव हो। विंग ये बात सुन करके, और ये हमारा नीचे बैठा हुआ शख्स विंग ही है, कहता है, क्या कहा आपने? कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे स्लेव हो और पूरी लाइफ मेरे स्लेव ही बन के रहने वाले हो। इतना बोलकर वो ग्लास को पटक देता है और कहता है, मेरे कपड़े उतारो।
विंग अपने डरती हुई कांपती हुई हाथों से उसके ऊपर के हाम्फू को उतारना शुरू करता है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो झरझर बह जा रहे थे। कुछ महीने पहले का हम सीन याद करते हैं जो कि विंग सोच रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में, और यहाँ पे विंग शादीशुदा है और जो युवान को लेके गया है वो विंग का बेटा है। वो अपने हस्बैंड के साथ में बहुत खुश था। साओ सेंग चेंग और विंग युआन तीनों अपने माता पिता के ग्रेवयार्ड पर जा रहे थे फ्रूट और वाइन शॉप करने के लिए। वो तीनों वहां पे आते हैं, कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फ्रूट रखते हैं, वाइन रखते हुए प्रे करते हुए साओ सेंग चेंग कहता है, माँ, बाबा, आप लोग को गए हुए 5 साल हो गए हैं और मैं जनरल की पोस्ट पे तैनात भी हो गया हूँ। हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिंग कहता है, और मैं जनरल की वाइफ, है ना? तो कहता है, फिर युवान कहता है, दादाजी, दादी जी, मैं आपके लिए खिलौने लाया हूँ। और इतना बोल करके युवान वहाँ पे वो खिलौने को टक कर देता है। फिर थोड़ी देर लोग मौन रहते हैं। तभी वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, जो कि घोड़ा गाड़ी था और वो गिर चुका था। वो सब लोग उधर भाग के जाते हैं। वो जब देखते हैं कि एक पूरा घोड़ा गाड़ी गिरा हुआ है, तो वो सब वहाँ पे उसे बचाने के लिए जाते हैं। वो उसमें देखते हैं तो साओ सिंचेंग चीखते हुए कहता है, किंग आप? फिर वो विंग से कहता है, जल्दी 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 करो इसे। फिर वो लोग, उसका घर पास में ही था, जैसे तैसे करके किंग को वहां लेकर के आता है। विंग उसकी सेवा करता है और हमारा साओ सिंचेंग उसको जितने भी तलवार के चोट वगैरह लगती, क्योंकि उस पर तीर से हमला हुआ था, तलवार से भी हमला हुआ था, तो उन सभी को वुंड को क्लीन करके, और विंग दवाई बना रहा था, वो सभी चीज करके मरहम पट्टी करके उसको बेड पर फेंक दिया जाता है, जाओ तुम सुतो। 2 दिन बाद जब लान वांग जी को, आई मीन कि हांग वंजन की आंखें खुलती है, वो अपने सामने देखता है साओ सिंचेंग को, तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है, तो मैं बच गया। तो साओ सिंचेंग नीचे झुक जाता है और विंग युवान को पकड़े हुए एक साइड खड़ा था और कहता है, हाँ आप बच गए। और फिर कहता है, ये मेरा हस्बैंड है और ये उसका बेटा है। जब वो ऐसे बोलता है तो कहता, इसका क्या मतलब है? कहता, वो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा भी बेटा है। फिर वो उसकी तरफ आता है और उसे देखते हुए कहता है, ग्रीट करो। विंग उसे ग्रीट करता है एंड देन वो करता है। वांग जी कहता है, तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है जैसा कि तुमने अभी कहा। तो वो कहता है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो विंग कहता है, मैं सबके लिए खाना लगाता हूँ। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप से खा करके, तब तक कि वो तितली पत्र भेज चुका था गोसुक लैंड, और वहां से लोग उसे लेने के लिए बहुत सारे सैनिक और पूरा एक और बग्घी आ चुका था। वो उसमें बैठ करके और साओ सिंचेंग को कहता है कि कल पैलेस आकर के मिलो। साओ सिंचेंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन चला जाता है। हांगोंजुन पैलेस आता है तो सबसे पहले अपने वफादार सुयांग को बोलता है कि साओ सिंचेंग की फैमिली की हिस्ट्री निकाल के दो मुझे। सुयांग उसके सामने में उसकी हिस्ट्री रखते हुए कहता है, सर, साओ सिंचेंग और उसका जो ओमेगा पार्टनर है वो दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, पर वो बच्चा उसका नहीं है क्योंकि उसकी शादी को बस 2 साल हुए हैं। और जहाँ तक वांग जी ने देखा था कि वो बच्चा लगभग 5-6 साल का है। तो फिर वो कहता, वो बच्चा किसका है? तो कहता, ये तो मुझे पता नहीं है कि वो बच्चा कौन है और किसका है, पर ये बच्चा उसी के साथ रहता है और उन दोनों ने उसे अपना बच्चा मान के रखा हुआ है। अब बाकी की बातें तो नहीं पता। इतना बोलकर सोयंग वहां से चला जाता है। वांग जी भी अपने काम वाम में लग गया हुआ था। जब 2 दिन बाद साओ सिंचेंग उससे मिलने के लिए आता है तो वांग जी उसे बॉर्डर पर तैनात कर देता है और कहता है कि अगर तुम बॉर्डर की रक्षा करोगे तो हम तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब लगभग 6 मंथ बीत गए थे साओ सिंचेंग को बॉर्डर पर रहते हुए। वहां पे अब जो हमारा वांगजी था वो दूसरे क्लान के लोगों के साथ में युद्ध करता रहता था, तो वो बीच में एक अबेसी पड़ता था जहाँ पे ना बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज का राज था। तो वहाँ के बॉर्डर पे इसे जानबूझ कर भेजा था। तो उन लोगों की एंटिटीज ना रात को उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और साउथ सिंचन की कल्टीवेशन पावर भी बहुत हद तक बहुत काफ़ी स्ट्रांग थी, इसी वजह से वो इन सभी चीज़ों को झेल पाता था। युद्ध करने के टाइम पे एक बार अबेसी बैरियर एक फ्लावर का रूप लेता है एंड देन उसको सम्मोहित करके उसे अपने साथ अबेसी बैरियर ले जाता है। जब वहाँ पे और कोई सैनिकों को पता चलता है तो वो लोग भी उसे छुड़ाने के लिए उस अबेसी बैरियर में इन कर जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ का जो बीस्ट था वो साओ सिंचेंग के बॉडी के अंदर इन कर चुका था और उसे पूरी तरीके से पोजेस्ट कर चुका था। वो लोगों को भी, वो सभी को वो मार देता है और देखते ही देखते साओ सिंचेंग एक डेविल में बदल गया था। इधर दूसरी तरफ विंग
जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपने अल्फा के ना मिलने की वजह से, वो पत्र लिखता है, सारे पत्र उसके वापस आ रहे थे। एक दिन वो खुद बॉर्डर एरिया पे जाता है तो उसे पता चलता है कि साओ सिंचेंग मारा जा चुका है। हालाँकि अब्बसी में जाने वाले लोग भी जिंदा बच के नहीं आए थे, तो किसी को सच्चाई नहीं पता था कि साओ सिंचेंग एक डेविल में बदल चुका है। तो सबने यही मान लिया कि वो अब्बसी में गया था तो वो मर चुका होगा। विंग की तो मान लो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो उसके लिए बस एक नाम का एक ग्रेवयार्ड बना देता है एंड देन वहाँ पे उसके तख्त लगा दिए जाते हैं। विंग उसी तरीके से उसे उस दिन रोज की तरह उसे वाइन फ्रूट अपने ग्रैंडफादर और अपने ग्रैंडफादर बोल रहे हैं मतलब अपने सास और ससुर को और अपने हस्बैंड को वाइन और फ्रूट देने के लिए युवान के साथ आ रहा होता है। एक दिन वांग जी उसकी नज़र उस पे पड़ जाती है। जैसे ही विंग वहां से पलट के जा रहा होता है, वांग जी जो कि दूसरे राज्य से लौट के आ रहा था, रास्ते में जैसे ही उसे वो देखता है, वो रथ रोकने के लिए बोलता है, घोड़ा रोकने के लिए बोलता है। घोड़ा रोकते ही वो आगे घोड़ा चालक को बोलता है कि इसे बोलो अंदर आने के लिए। विंग अंदर आकर बैठ जाता है तो वांग जी उसे देखते हुए ऊपर से नीचे तक कहता है, तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे माफ करना। विंग कहता है, नहीं नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं किंग, अब उनका नहीं रहना ये मेरी किस्मत में नहीं था, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लान वांग जी उसकी ब्यूटी और चार्म को देखकर उस पर मोहित हो रहा था। वो उसके करीब बढ़ते हुए उसे कहता है, तो क्या तुम हमारे साथ पैलेस चलना चाहोगे? विंग साफ साफ मना करते हुए कहता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और उसका बेटा भी तो है। इतना बोलकर वो वांग जी को ग्रीट करता हुआ सीधे वहां से भाग जाता है, जंगल वाले रास्ते से होकर के। एक दिन अब हस्बैंड नहीं रहते हैं और कोई घर में नहीं रहता है। युवान को लेकर के विंग थोड़ा पूरा कुछ कुछ दलिया वगैरह बनाया करता था और उसे मार्केट में बेचा करता था। तब भी वांग जी वो कहता है कि उसे पकड़ के लाओ, चाहे जैसे भी लाना हो लाओ। विंग ऐसी तरह से मार्केट में डलिया सब वगैरह बनाकर बेच रहा होता है, फ्लावर्स का और बहुत सारी चीज़ों का। तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं और विंग और उस युवान के साथ में बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले आया जाता है बिना मतलब में, क्योंकि वांग जी अब इतना ज़्यादा नशा में डूब चुका था कि उसे विंग हर जगह दिखाई देता था और वो विंग को अपने पास चाहता था। ऐसा नहीं था कि वांग जी के हरम में रानियाँ नहीं थी, पटरानियाँ नहीं थी, उसकी ऑलरेडी बहुत सारी कंक्यूबाइन और बहुत सारे क्यून हैं, बट फिर भी उसने आज तक कभी किसी को इस तरह से अपने लिए क्रेजी होता हुआ फील नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो किसी के साथ उसके शारीरिक संबंध अच्छे नहीं थे या वो किसी को मानता नहीं था, वो सबको इक्वालिटी के साथ में देखता था और रखता था। लेकिन वो जो विंग को लेकर के, उस ओमेगा को लेकर के वांग जी के दिमाग में जो क्रैबिंग मची हुई थी, वो कोई और कॉन्क्यूवाइन या क्यून उसे पूरा नहीं कर पा रही थी। विंग अब बैक टू द प्रेजेंट उसके सामने था और वांग जी की और विंग दोनों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। विंग उसका कपड़ा उतार चुका था और रोते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं एक शादीशुदा ओमेगा हूँ। वांग जी उसके जबड़ों को कस के पकड़ते हुए उसे कहता है, तो मैं क्या करूँ, हाँ तुम शादीशुदा हो तो इसमें मेरी गलती है कि मेरा दिल तुम पे आ गया। और इतना बोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो विंग उसके हाथ को मारते हुए कहता है, अब छोड़िए, अब मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए इसे कहता है तुम एक ओमेगा हो, एक कमजोर ओमेगा, और तुम कुछ नहीं कर सकते। विंग कहता है, हाँ माना कि मैं एक कमजोर ओमेगा हूँ, पर मैं किसी और का हूँ, मैं आपका नहीं हूँ, आप मेरे साथ ये ज्यादती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करके एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था और वांग जी को मारे जा रहा था, वांग जी उसे थोड़ी देर किस करके और जैसे ही छोड़ता है उसे बेड पे धक्का देते हुए कहता है, आज के लिए इतना ही, पर तुम मेरे लिए रोज ऐसे ही सब कुछ करोगे और आज से यही रहोगे 24 घंटा मेरी सेवा में। इतना बोल करके वांग जी वापस एक खांपो उठा करके पहन लेता है एंड देन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग वहां पे बैठ के सुकुड़ के बैठा हुआ था, रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसके जाने के बाद जैसे ही एक दासी देखती है कि किंग वहां से निकल के जा चुके हैं, वो फटाक से क्यून को खबर कर देती है। अब मिस क्यून आती है अपने दो पंटरों के साथ में, मतलब मिस क्यून वहां पे 3 क्यून थी वांग जी की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और वो तीनों क्यून आती है और उनकी दासियां आती है। वो तीनों वहां पे खड़ी थी, उसके हाथ में डंडा था और वो तीनों क्यून आती है और विंग को बांध देती है, मतलब उसकी दासियां बांध देती है। फिर एक उसके डंडा से, अपने डंडे से उसके गाल पे ना ऐसे ना मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग के ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की, हाँ वो मेरे हस्बैंड है और उनसे दूर रहो। विंग रोते हुए कहता है, मैंने क्या किया है, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हारे
किंग के ऊपर क्यों डालूंगा नजर, मेरा खुद अपना बच्चा और हस्बैंड है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दूसरी वाली कहती है, ओह तुम बहुत चालाक बनते हो, हाँ तुम्हारी मासूमियत मुझे सब समझ में आती है, तुम जैसे तुच्छ ओमेगा सिर्फ और सिर्फ एक अमीर इंसान को फंसा करके, और तुमने तो यहाँ के किंग को ही फंसा लिया है, इसे मारो तब तक जब तक कि इसको, और इतना बोल करके एक कांच तोड़ देती है और इसके ऊपर इसको बैठा करके खूब मारती है वो दासी उसको, और उसके बाद वहां से वो चली जाती है। विंग वहां पे अधमरा होकर लेटा हुआ था और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अगले दिन जब हमारा हंगन जुन जो कि लाइब्रेरी पवेलियन चला गया था और वहां जाकर के वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, खुद की आत्मिक शुद्धता बोलो या शांति बोलो या वॉटेवर जो भी बोलो, क्योंकि विंग के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और विंग ने जब वो कहा था कि वो किसी और का है, ये सुनकर तो वांग जी को और तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तमतमाता हुआ वहां से भाग जाता है। जब वो सुबह में अपने कक्ष में आता है तो देखता है कि विंग, उसके पैर से खून निकल रहे हैं, उसके बैक पे बहुत सारा खून लगा हुआ है, उसके वो बेहोश हुआ पड़ा था। वो उसे देखता है तो देखता है कि उसके पैर में कांच भी चुभा हुआ है। वो चिल्ला करके बोलता है कि जल्दी से हीलर को बुलाया जाए। फिर विंग को अपने बेड पे लिटाता है, देन उसके कांच को निकालना शुरू करता है। विंग जो कि बेहोश था, उसे कुछ पता नहीं था, वो चुपचाप से लेटा हुआ था। वांग जी उसके सारे कांच को निकाल देता है। हीलर आता है और उसकी कांच को निकालने के लिए जैसे उसके कपड़ों को खोलने लगता है, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, उसे हाथ मत लगाना। हीलर कहता है कि अगर मैं उसे कपड़े नहीं निकालूंगा तो कांच कैसे निकालूंगा। कहता रुको, और फिर उसके आधे बॉडी को ढकता है, उसके पजामा को वो खुद निकालता है और निकाल करके उसके पैर थाई तक उसको ढक दिया जाता है, जहां से कांच लगा था वहां तक लगभग। फिर वो लोग उसके पैरों को ऐसे करके और फिर कांच निकाल कर उसके ऊपर पूरा पट्टी वट्टी बांध देते हैं। फिर ऊपर उसको पलटता है वांग जी, और फिर वो हीलर पूरा उसके बैग को चेक करने के लिए देखता है। वांग जी को तो खून खोल रहा था और कहता है, अगर उसे हाथ लगाया तुम्हारे हाथ तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। बेचारा हीलर अलग डरा हुआ था, वांग जी का अलग गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर वो देख लेता है और उसको ढकते हुए कहता है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा किंग, ये दवाई है आप लगा दीजिएगा। इतना बोल करके वो हीलर वहां से डरते हुए भाग जाता है। वांग जी उस दवाई को देखता है और बाहर आवाज लगाता है, सुयांग। सुयांग भागता हुआ आता और कहता है, जी महाराज। वांग जी कहता है, किसने किसने इसकी ये हालत की है, मुझे जानना है। सुयांग कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी एक थप्पड़ उसे मारते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बताओ मुझे, मैं यहाँ का राजा हूँ। सुयांग डरते कांपते हुए कहता है, आपकी तीनों क्यून ने और मिस क्यून का ये आदेश था कि इसके साथ टॉर्चर किया जाए, क्योंकि ये आपको सेड्यूस करना चाहता था, इसीलिए। उसकी बात सुनकर हांगन जुन को ये तेज गुस्सा आया। वो कहता है, ठीक है, मैं उन सबसे निपट लूंगा, तुम जाओ, और मेरे कक्ष में बिना मेरे परमिशन किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो मिस क्यों ही क्यों ना हो। और अगर मुझे दोबारा पता चला कि कोई मेरे हरम में आ रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना। अब हमारा सुयंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाहर जाके पूरा सख्त पहरा देते हुए सबको बता चुका था, बिना किंग के परमिशन के उनके कमरे में किसी को ना जाने दिया जाए। उसके बाद वांग जी उसके पूरे कपड़े को उतारता है और वांग जी के सामने विंग की बॉडी थी, थोड़े से उसके फुले हुए चेस्ट, जो कि लड़की जैसा बॉडी था, ओमेगा था, ऑब्वियस सी बात है, तो लड़की जैसी ही बॉडी थी। उसके बाद वो उसके हाथ जैसे ही लगाने वाला था, अपने हाथ को रोकते हुए कहता है, नहीं, उसने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दिया है, इसलिए उसे बैग से पलट देता है, क्योंकि उसका वो पूरा कपड़ा उतार चुका था ऑलरेडी, वो ऊपर से नीचे तक विंग को वो देख चुका था। उसको पीछे से पलटते हुए उसके पूरे पीठ पे पहले तो साफ करता है, जैसा कि वो दवाई देके गया था, साफ करके उसके ऊपर पूरा दवाई लगा करके एक पतला चादर डाल देता है। उसके पैरों पे उन लोगों ने पट्टी बांधी हुई थी, उसके पैरों को देखते हुए कहता है, उन लोगों को भी ऐसी ही सजा मिलेगी, मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। वो सब करके और पूरा पर्दा तान देता है, क्योंकि विंग पूरा ऐसे ही था। उसके बाद वो बाहर आकर सुयांग से कहता है कि जब तक मैं न आऊं कोई परिंदा भी अंदर नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुयांग भी समझ गया था, भाई ये खतरनाक वाला लुक दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो राज पैलेस आता है और वहां पे अभी कोई नहीं था, वहां पे ओनली पर वो बैठा हुआ था थ्रोन पे, और वो सीधे अपने तीनों मिस क्यून को बुलाता है। तीनों उसके सामने आती हैं। वांग जी को तो जो गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो कहता है, आखिर आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मिस क्यून गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, 7 साल हो गए हैं, और आपने आज तक हमारे पास आने की कभी जहमत नहीं की। सिर्फ जब तक आपका मन नहीं करता है तब तक, अगर हम चाहे भी कि हम बच्चे पैदा करें तो आप हमें दवाई दे करके, और ऐसा कुछ होने ही नहीं देते हैं। 7 साल से हम सिर्फ और सिर्फ दवाई खाते आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें बच्चे देने चाहिए? आपको नहीं लगता कि यहाँ के वारिस होने चाहिए? हम आखिरकार यहाँ के मिस क्यों हैं, हम क्यों ना करें ये भला।
वांग जी कहता है, मैंने अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए तुम्हारे पिताश्री से, तुम्हारे पिताश्री से और तुम्हारे पिताश्री से संबंध बनाया, तुम सबको यहाँ लेके आया। क्या तुम्हारे खाने पीने रहने में कोई दिक्कत है? नहीं। एक बात भूलो मत, तुम सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ की क्यून, कंक्यूवान और मेरी सब्स्टिट्यूट हो, मेरी ओमेगा नहीं हो, है ना? तो अगर किसी ने भी उस पर दोबारा से अत्याचार करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और इतना बोल करके कहता है कि तुम सबका पॉकेट मनी बंद किया जाता है। और इतना बोल करके वांग जी सीधा उठता है, वहां से चला जाता है। अब इन तीनों को जो गुस्सा चढ़ा था कि कल का आया हुआ एक स्लेव उसके सारे पॉकेट मनी को अभी छीन रहा है, कल को पता नहीं उसके सर पे बैठ के ताक दिनादी नहीं करे, वो तीनों खुन्नस खाए हुए थे और सीधे लैंस सिचन के पास आते हैं। लैंस सिचन वहाँ ताओ आदि टेम्पल था और यहाँ पे ओनली फॉर गोसु क्लैन में सिर्फ पूरे क्लान को रूल करने वाला सिर्फ लान वांगजी हांगवांजू ही किंग था। उसका भाई होने के नाते वो आध्यात्मिकता के रास्ता पे चल रहा था और उन्होंने शादी नहीं की थी। और वो एक ताओ टेम्पल खोले हुए थे जहाँ पे वो कल्टीवेशन और मास्टर सिखाते थे सबको कि कैसे वो अपने सभी चक्रास को अलाइन कर सकते हैं, देन आध्यात्मिकता की ओर जा सकते हैं अपनी शक्तियों को। तो रूल करने के लिए एक भाई था और सही मार्ग और दिशा दिखाने के लिए एक भाई था। अब बाकी जितने क्लैंस थे उन सबके अंदर में आते थे, इसीलिए हर राजा, हर सामंत के लोग, हर संप्रदाय के लोग वांग जी के साथ अपनी बेटी का शादी कर देता था। और वांग जी के हरम में लगभग लगभग नहीं करके तो 100 से ज्यादा कंक्यूवाइन, मिस क्यून 3 ही थी। कंक्यूवाइन सब्स्टिट्यूट बहुत सारा था जो कि किसी ना किसी रीजन से वांग जी को शादी करनी पड़ती थी और अपने हरम में लाकर वो फेंक देता था इस तरह से। लेकिन वांग जी का ओमेगा अभी तक उसकी जिंदगी में नहीं आया था और उसे लगता था कि विंग उसका ओमेगा है। अब आगे देखेंगे उसका ओमेगा है या नहीं है। तो उसके पास वो तीनों आते हुए वांग जी का शिकायत करते हुए कहती हैं, क्या आप अपने भाई को नहीं समझा सकते? क्यों हमारे साथ ऐसा ना करे? वो अपने लिए एक स्लेव को लेके आया है, क्या अब उसकी स्लेव अब हमसे से ऊपर जाएंगी? अब उन दिनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वांग जी उस स्लेव के लिए इतना क्यों मरा जा रहा है भाई। लाल सिचन समझ गए थे और कहते हैं, आपको नहीं लगता कि एक अल्फा और ओमेगा के बीच में नहीं आना चाहिए? हाँ, माना कि आप सब भी ओमेगा हैं, पर आप लानवांग जी के ओमेगा नहीं हैं, आपको भी पता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको मार्क नहीं किया है। हाँ, भले ही आप सब मिस्क्यून है तो वो आपके साथ बराबरी का हक रखते हैं, आपको खाना पानी प्यार जो भी चाहिए वो सब देते हैं। पर आपको नहीं लगता कि आपको उनको निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए? जहाँ 100 है वहाँ एक और सही। इतना बोलकर लैंस सिचन वहां से चले जाते हैं। इन तीनों को तो खुन्नस चढ़ा ही था कि वो कुछ भी कर ले। विंग को तो उसके साथ नहीं रहने देगी भाई, उसके प्रतिष्ठा को जो बात था। वो चुपचाप से वहां से भी खाली हाथ लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपना पैलेस का सारा काम खत्म करने के बाद, जितने भी मसले थे सुलटा लेने के बाद, जब वो वापस से पैलेस में आता है तो देखता है कि विंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। विंग उसके ऊपर का कपड़ा हटा करके वांग जी उसे वापस से देखता है, उसके ऊपर फिर से दवाई लगा देता है। ऐसे करते हुए लगभग 2-3 दिन हो चुके थे और विंग अभी भी उसी बेहोशी की हालत में था, उसे होश आया ही नहीं था। एक दिन रात के टाइम में लगभग तीसरे दिन विंग की नींद खुलती है और वो कराहते हुए उठता है। वांगजी जो उसके बगल में लेटा हुआ था, और इस 3-4 दिनों में वांगजी ने विंग को एक पल के लिए भी रात के टाइम पे उसकी ऐसी नहीं थी कि उसने हेल्प नहीं किया था। उसके घाव को पट्टी को बदलना और दवाई लगाना सभी चीजें वांगजी ने किया हुआ था। जब देखता है कि विंग उठ रहा है, वो उसे आराम से उठा के बैठाता है। तो विंग जब अपने आप को देखता है तो उसे शर्म आने लगती है और वो अपने ऊपर कंबल डालने लगता है। वांगजी उससे कहता है, इसके ऊपर कंबल मत डालो वरना तुम्हारे जख्म वापस हरे हो जाएंगे। विंग उसकी तरफ देखते हुए रुआंसी आवाज में कहता है, क्या आपने मेरे साथ कुछ किया है? वांगजी कहता है, नहीं, तुम बेहोश थे और मैं तुम्हारा फायदा बेहोशी में नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वो सभी चीजें करूँ। और विंग के फेस पर अपने हाथ को ले जाता है, उसके गालों को सहलाते हुए उसके करीब बढ़ते हुए उसे कहता है, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें, तब मैं वो करना चाहता हूँ, है ना? इतना बोल करके और कहता है, लाओ मैं दवाई लगा दो। इतना बोलने के साथ ही वो दवाई लेता है, विंग के बालों को आगे की तरफ करके और पीछे से उसके ऊपर लगाना शुरू करता है। वांगजी विंग के आगे ही था, बट वो विंग को ना अपने हाथ से पीछे से दवाई लगा रहा था। विंग शर्म के मारे अपना पूरा फेस नीचे गिराए हुए था और कहता है, क्या आपने सब कुछ देख लिया? वांगजी कहता है, हाँ, और बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलने के साथ ही इसके ऊपर दवाई लगा रहा होता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। उसे भूख लगी थी तो उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो वांगजी कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है?
विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी अपने हाथ धोता है एंड देन वो बाहर जाकर के सोयंग को बोलता है कि खाना लेके आओ। अब भाई इतनी रात में खाना कहाँ से आए, बेचारा हमारा सोयंग जाके कुट पीट करके खुद खाना बनाता है एंड देन लेके आता है, कहता है ये खाना मैंने बनाया है। वांग जी कहता है तुम इतने बुरे भी खाना नहीं बनाते हो, ठीक ही होगा। इतना बोलकर वो अंदर लाता है। विंग को अब भूख लगा हुआ था, वो जल्दी जल्दी से सब कुछ खा पी जाता है और प्लेट देते हुए कहता है मुझे और चाहिए। अब वांग जी वापस से बाहर आता है, कहता है उसे और चाहिए। स्वयं बेचारा हमारा फिर से जाता है, फिर से बनाता है और फिर बना करके उसको लाकर दे देता है। विंग खा लेता है और स्वयं अपने मन में कह रहा था इतनी रात को कौन खाता है भला। फिर विंग का जब हो जाता है, वांग जी उसके पूरे फेस को साफ करते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। विंग कहता है क्यों? कहता है कि क्योंकि मैंने ही तुम्हारे पति को, तुम्हारे अल्फा को वैसी बैरियर की तरफ भेजा था और मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं उस दिन यही बताने वाला था कि मैं उसकी जगह नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो। विंग कहता है पर ये तो गलत है ना, अगर वो जीवित हुए तो। अब वांग जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जीवित हुए, तो वो अपने मन में कहता मैं उसे मार दूंगा क्योंकि मेरे जुनून तुम्हारे लिए बढ़ते जा रहा है। वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। वांग जी कहता है जब वो आएगा तब देखा जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग कहता है प्लीज मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें पकड़ के सो सकता हूँ? विंग कुछ भी नहीं बोलता और लेट जाता है। वांग जी अंदर से उसके हाथ उसके टमी पे रख देता है। विंग का पूरा बॉडी खाली। विंग को अजीब लग रहा था और वो पलटने को होता है। वांग जी उसे अपनी कीज में ले लेता है एंड देन सो जाता है। वांग ऐसा नहीं था कि वांग जी जब उसका मन करे तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसका जब मन करेगा तो उसके पास 100 रानी पटरानी कंक्यूबाइन सब्स्टिट्यूट सब कुछ थी, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो विंग के साथ जेंटल हो रहा था। विंग चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कल सुबह उठता है, इम्पेरियल पे इसके काम के लिए वो अपने किंग के थ्रोन पे जाता है, सारा काम निपटाता है और रात के टाइम पे वो एक हड़प में जाता है अपने कंक्यूबाइन के पास। इसके साथ वो उस दिन नाइट स्पेंड करता है और उस दिन वो अपने पैलेस नहीं आता है। विंग जो कि उठ जाता है सुबह में उसके जाने के बाद, फिर वो वांग जी का ही एक हाम्पो वेयर कर लेता है जो कि बहुत ढीला था, पर टाइट वाइट बांध करके वेयर करता है और इस पूरे घर की साफ सफाई कर देता है जैसा कि वांग जी ने कहा था यू आर माई स्लैब। उसके बाद वो सब कुछ करने के बाद वांग जी का इंतजार करता है, लेकिन सुयंग ने उसके लिए खाना भिजवा दिया हुआ था। वो खाना खाकर ट्रे बाहर कर देता है और पूरे दिन इधर उधर चक्कर काट रहा होता है। सास सिंचंग एक जनरल की वाइफ होने के नाते विंग को पढ़ना लिखना आता था। वो वहाँ पे कुछ हिसाब किताब रखा हुआ देखता है तो बैठ करके वो उसे करने लगता है। सारा काम करके वहाँ सो जाता है। जब शाम में उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं आया है। विंग को थोड़ी चिंता हो रही थी कि वो क्यों नहीं आया है, पर फिर भी वो इंतजार करना चाहता था। वो इंतजार करता है पर रात को भी वांग जी नहीं आता है। ऐसे इंतजार करते करते वो उसे डेस्क पे सो जाता है क्योंकि वांग जी तो किसी और हरम में चला गया था ना। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि वांग जी अभी भी नहीं आया है। तभी उसे डोर ओपन होने का साउंड सुनाई देता है तो वो देखता है कि वांग जी चल के आ रहा है। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है किंग आप आ गए। वांग जी कहता है मेरे लिए कपड़े निकाल दो और पानी के लिए नहाने के लिए गर्म पानी बोलो। विंग ऐसा ही बोलने के लिए जब बाहर जा रहा होता है तो वांग जी कहता है ठहरो, तुमसे किसने कहा है कि तुम बाहर जाओ, तुम जो भी बोलोगे इस खिड़की को खोलो और बोलो। विंग कहता है जी, मतलब उसको नजरबंद कर दिया था वांग जी ने। विंग अपने मन में कहता है क्या उन्होंने मुझे यहाँ कैद किया है। फिर वो माइंड नहीं करते हुए सीधे जाके बोल देता है बाहर की गर्म पानी चाहिए। वो भी समझ गए थे भाई किंग आए तो नहाएंगे ही, वो लोग भी नहाने के लिए सारा पानी व्यवस्था कर देते हैं। वांग जी बाथ टब में बैठा हुआ था। विंग उनके लिए कपड़ा का पूरा सेट निकाल कर रख देता है। तभी वांग जी आते हुए कहता है उसे मैं नहाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग हाँ बोलते हुए उसके पास आता है और उसके बैग को रब करने लगता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड अबैसी में गया था। विंग कहता है मैं जानता हूँ वो वहां गया है, मुझे पता है कि वो जीवित है। वांग जी अपने दांत को पीस रहा होता है, फिर कहता है यहाँ आओ। फिर वो आगे आता है और उसके हाथ को अपने चेस्ट पे बोलता है चलाने के लिए। विंग को तो शर्म आ रही थी, फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसके हैंड को वहां तक ले जाता है, देन लगा रहा होता है। वांग जी उसे खींच कर पानी में ले आता है। विंग छपक से पानी में आते ही उसकी पूरा कपड़ा गीला वगैरह हो चुका था और पूरा उसका बॉडी विजिबल हो रहा था क्योंकि उसने उसका जो ड्रेस वेयर किया हुआ था ब्लैक, वो भी विजिबल हो रही थी। हम जी उसके पूरे बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपने हाथ को उसके कपड़े के ऊपर से चलाने लगता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे साथ जाती और जबरदस्ती दोनों कर सकता हूँ,
लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड शायद से अब जीवित नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी और की नज़र पड़े और तुम्हें वो ले जाए अपने साथ। विंग उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, आप हमारे किंग हैं, अगर आप चाहे तो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ और मुझे यकीन है मेरा हस्बैंड है। मांगजी को जो गुस्सा चढ़ा भाई, वो उसके हैंड को छुड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं नहाना, और इतना बोलकर वो सीधे वहां से निकल जाता है। वांगजी को जाते हुए देख रहा था। वांगजी अपने गीले बॉडी से ही कपड़े पहनने स्टार्ट कर देता है। विंग का काम था उसका काम करना, इसलिए वो आता है और उसके कपड़ों को उसे पहनाने में हेल्प करने लगता है। वांगजी चुपचाप हाथ फैलाए खड़ा था और विंग उसको सारे कपड़े का पहना देता है। फिर अपने कपड़े पहन करके चेंज करके दूसरा पहन के उसके सामने आकर उसके बालों को सेट करना शुरू करता है। वांगजी की आंखों में खून उतरा हुआ था। बाल सेट करने के बाद विंग जैसे ही आगे आकर उसके फेस को मेकअप करना स्टार्ट करता है, वांगजी से अपनी गोद में बिठाता है, अंदर उसके सीने से लग जाता है और कहता है, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वांगजी उसकी बात सुन करके विंग चुपचाप से उसे अपने सीने से लगे रहने देता है। थोड़ी देर बाद वांगजी कहता है, अब मुझे रेडी करो। विंग उसका मेकअप करता है। सब कुछ कर लेने के बाद उसे वापस से वो जो किंग पहनते हैं ना, छोटा सा ब्रॉच टाइप जैसा थ्रोन बोल सकते हैं मतलब क्या बोलते हैं, क्राउन क्राउन बोल सकते हैं, वो क्राउन को पहनाते हुए कहता है, हो गया। फिर विंग उठ जाता है, वांगजी वहां से चला जाता है और विंग वापस से उस पैलेस में अकेले था। वो बैठ के रोने लगता है और कहता है, अल्फा, अगर आप हैं तो प्लीज आ जाइए, और अगर नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। उसके छूने से मुझे पता नहीं क्यों अजीब होता है, और मैंने इतने दिनों में युवान को नहीं देखा है, न जाने वो बच्चा कहाँ है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और विंग ये सब सोचते हुए ना सो जाता है। उसे एक सपना आता है कि एक इंसान जिसकी आंखें पर्पल कलर की हो चुकी है और उसके आसपास पर्पल कलर का ऑरा है, वो गुस्से से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो किसी को पुकार रहा है। विंग की नींद खुलती है और वो डर जाता है। विंग कहता है, ये कैसा सपना था, और ये सोचकर वो बैकयार्ड की तरफ आता है। उसे एक अजीब सी धुंध दिखाई देती है और वो उस धुंध का पीछा करते हुए वो वहां चलना शुरू करता है। जैसे ही वो उसके धुंध को देखता है, उसे अजीब लगता है। उस पे हाथ लगाते ही वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और वो एक हवेसी में पहुंच चुका था। वो कहता है, ये कौन सी जगह है। इतना बोलने के साथ ही वो उसके अंदर जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। देखता है कि एक शख्स जो कि एक थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसने अपने हेड पे अपने हाथ को टिकाए हुए हैं। विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए वहां आता है और खड़ा हो जाता है। वो शख्स जब देखता है कि इस एम्बेसी में कोई आया है, वो उसकी तरफ देखता है तो विंग कहता है, अल्फा। सामने वो साओजिंग को देख करके चौंक गया था और भागते हुए जाता है उसे गले लगने के लिए। तभी साओजिंग उसको गले से पकड़कर हवा में लटका देता है अपनी पावर की मदद से, थ्रोन पे बैठे बैठे ही। विंग अपने गला को छुड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको ओमेगा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा आह आह कैसे कर सकते हैं। साओ सिंह जो कि पूरा का पूरा एक डेविल में बदल चुका था, वो जब देखता है कि वो उसे अपना अल्फा कह रहा है, वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। विंग उतर जाता है और अपना करा दिखाते हुए कहता है, ये देखिए, ये जब हमारी शादी हुई थी तब आपने मुझे पहनाया था, क्या आप भूल गए हैं, मैं आपका हूँ। वो शख्स उसे देखता है और उसके पास आता है, उसके फेस को देखता है इधर और उधर टर्न करते हुए और कहता है, सच में तुम मेरे ओमेगा हो। विंग कहता है, हाँ। फिर उसको खींचकर एक जगह पे अपेयर होता है जो कि उसी का पैलेस था, और उसको बेड पर फेंकते हुए कहता है, हवेसी में सब कुछ है, सिर्फ एक ओमेगा और मेरी क्यून को छोड़कर। इतना बोलकर वो अपने पीछे के अफगान को खोलकर उसके ऊपर जैसे ही आने को होता है, उसकी बॉडी से एक तो आती हुई अजीब सी स्मेल, ऊपर से उसको देख करके विंग को अजीब सा लगते हुए कहता है, अल्फा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे अल्फा नहीं है, मेरा साउजिंग नहीं है, वो कहाँ है, बताओ मुझे। साउजिंग उसके दोनों हाथों को ना बहुत जोर से जकड़े हुए था और कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुमने कहा ना, फिर इसे एक्सेप्ट करो और मेरी क्यून बन जाओ। इतना बोलकर जैसे ही उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, एक तलवार सीधे उसके बैक में लगती है और वो पीछे पलट के देखता है, अपने तलवार को वो पीछे से निकालते हुए कहता है, ओ, तो मेरा दुश्मन आ गया। रिंग जब देखता है कि सामने वांगजी है, अब वहीं दूसरी तरफ वांगजी। जैसे ही वो पैलेस से वापस आया तो देखता है कि विंग पैलेस में नहीं है। वो उसका पीछा करने के लिए पूरा घर छान मारता, मतलब उसको ढूंढने के लिए पूरा पैलेस छानता है अपना वाला जहां वो था, पर उसे कहीं नहीं दिखता। वो बैकयार्ड की तरफ जा ही रहा होता है, तभी देखता है कि विंग एक धुंध में जा रहा है। वो समझ गया था कि ये इल्यूजन है,
जो कि कहीं पे भी अपीयर हो जाता था। और कहीं न कहीं साओ सिंह के दिमाग में ना विंग के थॉट थे, तो वो इल्यूज़न वहाँ पे क्रिएट हो रहा था क्योंकि वो उसका ओमेगा था और ना चाहते हुए भी जब वो उसे टच किया तो उस इल्यूज़न में वो फँस गया। वांगजी जब ये देखता है तो उसे समझ आ गया था, वो जल्दी से अपने पावर्स को अनलॉक करते हुए उस इल्यूज़न के पीछे उसके पीछे भागता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अभी बैक टू द प्रेज़ेंट। ज़ाओ और वांग जी दोनों एक दूसरे के आमने-सामने थे और दोनों एक दूसरे को फाइट करते हुए हवा में टंकारे बज रही थी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा का पूरा ब्लैक 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 था। विंग एक विंडो के पास खड़ा होकर के देखना चाहता था कि कहाँ से आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है, लेकिन उसे दिख रहा था कभी-कभी दोनों की लड़ाई करते हुए एक पोस्टर, एक इमेज और गायब हो जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने में कोई पिक्चर ड्रॉ की जा रही है और वो गायब हो रही है। लगभग बहुत देर के बाद वो दोनों वापस से उसी पैलेस में आते हैं और दोनों बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे। विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप दोनों ठीक हैं? और वो वांगजी को चूज नहीं करता और सीधे साओजिंग के पास आते हुए कहता, अल्फा आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं ना? अब जाओजिंग जब देखता है कि विंग उसकी केयर कर रहा है तो एक डेविल स्माइल देता है वांगजी को और उसे कहता है, हाँ मुझे बहुत लगी है और इसने मुझे हर्ट किया, इसे मार डालो विंग, इसे मार डालो। और वो विंग को मैनिपुलेट कर रहा था। विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे किंग हैं, हम उसे कैसे मार सकते हैं? आप हमारे साथ घर चलिए ना। अब साहु सिंह कहता है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है क्या? हाँ बताओ। वो हमारा दुश्मन है, वो हमें कभी एक नहीं होने देगा। तुमने देखा ना वो कैसे हमें अलग कर रहा है। तुमने कहा कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। मेरी बात सुनो विंग, उसे मार दो। ये लो तलवार उसके सीने में उतार दो। विंग के हाथ में जबरदस्ती वो तलवार पकड़ के उसे बोले जा रहा था, विंग उसे मार दो, उसे मार दो, उसे मार दो। विंग वो तलवार दोनों हाथ से पकड़े हुए था और उसके हाथ कांप रहा था और वो साउजिंग को देख रहा था, कहता, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे किंग है, हम कैसे मार सकते हैं उन्हें? साउजिंग कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, उसे मार दो, मतलब मार दो, बस मार दो उसे। विंग उसकी बात में आते ही तलवार उठाता और जैसे ही वांगजी को मारने वाला होता उस तलवार को फेंक देता और कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मार सकता। वांगजी को तो एक पल लगा था कि सच में वो उसे मार देगा। फिर वांगजी सीधे उठता है और अपने पेंडेंट को उसके ऊपर रख देता है जो कि एक क्रिस्टल था और सीधे विंग को पकड़ के वहां से गायब हो जाता है। विंग और वांगजी दोनों वापस से अपने पैलेस में आ गए थे और जाओजेंग वहां पे रह गया था चीखता चिल्लाता हुआ। विंग कहता है, वो कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है, वो दर्द में है, मुझे देखना है। वांगजी कहता है, मेरी बात सुनो। विंग कहता है, नहीं छोड़िए मुझे, छोड़िए छोड़िए, और इसके हाथ पे मारने लगता है। वांगजी कहता है, मेरी बात सुनो। वो अब इंसान नहीं है, क्या तुमने नहीं देखा? वो एक हैवान में बदल गया है, वो एक डेविल बिस्ट बन चुका है जो सबके लिए खतरा है। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा अल्फा है, वो मेरा अल्फा है। जी कहता है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विंग बैठ जाता है रोने के लिए और कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ, आपने हमारी खुशियों में ग्रहण लगा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते। वांगजी कहता, हाँ मैं अपने बारे में सोच रहा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैं तुम्हें अपने पास चाहता था, इसलिए मैंने उसे खुद से दूर किया ताकि वो सच मानो। तो मैं चाहता था कि वो मर जाए, अगर वो मर जाता तो तुम मेरे हो जाते, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरा दुश्मन बन जाए और मैं उसे मार दूंगा और फिर मैं तुम्हें अपना लूंगा। विंग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इतना बोलकर विंग रोने लगता है। वांगजी कहता है, ऐसा जरूर होगा, जरूर होगा विंग। और इतना बोल करके वो वापस से इंपेरियल पैलेस आ जाता है। तभी वहां पे लैंसस्टेन प्रकट होते हैं। देन कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी कहता है, मैं दुविधा में हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं किसी और के ओमेगा के साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं पागल होता जा रहा हूँ। लैंसस्टेन कहते हैं, क्या पता वो तुम्हारा हो और जो दिख रहा है वो एक मिथ हो। भंग जी कहता, क्या मतलब? कहता, अपने सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं ढूंढने चाहिए, तुम बच्चे नहीं हो। और इतना बोलकर वो जाने को होता है तो कहता, गगा क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि सच में वो मेरा है? लैंसचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, और इतना बोलने के साथ ही वो जा रहे होते तो वांगजी दोबारा से कहता है, और वो बच्चा कहाँ है? लैंसचन कहते हैं, वो बच्चा अपने सही जगह पे है, उसकी चिंता मत करो। तो वांगजी ने उस बच्चे को ताओ टेम्पल आई मीन कि लैंड सीजन के पास भेज दिया था राइज होने के लिए, ताकि वहां पे वो कल्टीवेशन सीख सके और खुद को राइज कर सके। वांग जी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ सोच रहा था। आज उसने पैलेस पे लोगों को बुलाया भी नहीं था और कोई काम भी नहीं किया था। दिन से रात हो चुका था और वो सिर्फ साओ सिंह के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि सोते सोते रोते रोते सो गया था,
उसे वापस से सपना आता है जहाँ पे साओजिंग बहुत जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाता है और कहता है साओजिंग, अल्फा। और इतना बोलने के साथ ही वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब विंग, रात का टाइम था तो उसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा था कि उस पैलेस में ना जाओजेंग है। जाओजेंग जो कि एक नेगेटिव एंटिटीज था, तो वो एक अभी अनफॉर्म था, मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं था। उसके कान के पास आके विस्पर करते हुए कहता है तुम्हें उस किंग को मारना होगा विंग, क्योंकि वो हम दोनों को एक नहीं होने देगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने अल्फा की बात माननी चाहिए? हाँ। विंग को इतना मैनिपुलेट करता है, इतना मैनिपुलेट करता है कि विंग एक खंजर को अपने पास छुपा लेता है। रात को जब वांगजी थक हार कर पैलेस वापस आता है तो देखता है कि विंग ना एकदम ये चीना मूरा वाले अस्पताल में बैठा हुआ है और कैंडल वगैरह भी नहीं जलाया था उसने। वांगजी आते हुए कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है वांगजी वापस से स्वयं को बोल करके और उसके पास आता है उसे देखने के लिए, तो वांगजी के सीने में सीधे विंग वो खंजर उतार देता है। वांगजी कहता है क्या तुम्हें उसने बोला ये करने के लिए? वांगजी जो कि बड़ा ढीठ भाई, उसके पास भी पावर है तो वो चाकू से थोड़ी मरेगा। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता मैंने पूछा कि क्या उसने बोला तुम्हें ये करने के लिए? विंग कहता है मुझे नहीं पता, और वो खंजर निकाल कर एक बार मारता है। वांगजी उस खंजर को पकड़े ही सीधे बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस खंजर के ऊपर उसने पॉइजन लगाया हुआ था। विंग उस पैलेस से निकल के भाग जाता है और तभी वो तीनों जैसे उस पैलेस से निकलकर बाहर के जंगल वाले रास्ते में जाती हैं। मिस की उनको तो एक मौका चाहिए था, क्योंकि किंग तो उसके अंदर आने दे नहीं रहे थे और वो मौके के तलाश में था कि कभी तो वो निकलेगा। वो उसे पकड़वा लेती है और विंग को किडनैप करवा लेती हैं। विंग को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और वो तीनों उसको वहाँ पे सैनिक से बोल के बहुत पिटवाती है, बहुत पिटवाती है, बहुत अधमरा करके वो लोग वहां से चली जाती है और कहती पूरी जिंदगी यहीं सरो। उसके जाते ही साओ सिंह की स्पिरिट बॉडी फिर से वहां आती है और विंग को पोजेस्ट करती है। विंग की बॉडी पूरे जेल में उड़ रही थी, मतलब ऐसे हवा में फ्लाई कर रही थी। फिर वही स्पिरिट बॉडी उस जेल को तोड़ करके, मतलब की से की नहीं बोल सकते, ताला को तोड़ करके उसको खोल करके विंग को बाहर निकालती है एंड देन वापस से उस एम्बेसी में लेकर के आता है। उसे अपने बेड पे सुलाया हुआ था और जाओजिंग उसको देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे अल्फा हो सकते, ओमेगा हो सकते हो, पर अगर इस बॉडी के हो तो ये बॉडी मेरी है और तुम भी मेरे हो। और ये बोल करके वो नेगेटिव एंटिटीज उसके जो अंदर थी जाओजिंग के, वो धीरे धीरे करके विंग को देखती है। विंग जो कि बहुत ज्यादा वीक, पेल, अजीब लग रहा था, वो उसके सीने पे सर रख करके वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब अबेसी का टाइम में और इसके टाइम में अंतर रहता था। तो वांगजी वो जैसे ही बेहोश हुआ था तो स्वयं ना जब देखता है कि ऐसे कोई हलचल नहीं हो रही है और गया था खाना के लिए बोल के ना, तो खाना के लिए जब डोर ओपन करवाता है तो नहीं कर रहा था, तो स्वयं भागकर अंदर आता है तो देखता है कि वांगजी बेहोश। वो हीलर को बुलाता है एंड देन सब कुछ स्टार्ट होता है, उसका चेकअप वगैरह करना और सब पट्टी वट्टी बांध कर उसको बेड पे फेंक दिया जाता है, की लिटा दिया जाता है। 2 दिन बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि विंग नहीं। वो स्वयं पर चिल्लाते हुए कहता है वो कहाँ है? स्वयं कहता है मुझे नहीं पता। वांगजी को पता था कि वो कहाँ है। वो कहता है बॉर्डर चलो। कहता है इस हालत में? वांगजी कहता है हाँ मैंने कहा चलो। फिर स्वयं कहता है आपको वैसे एक बात बतानी थी। फिर वो बता देता है कि तीनों क्यों ने पिंग को बंदी बनाया था एंड देन जेल में डाल दिया था। वांगजी उस जेल में भी देखने जाता जहाँ पे सिर्फ खून के स्टेन थे और कुछ भी नहीं था। वांगजी को जो गुस्सा आया वो उन तीनों को जेल में डाल देता है और कहता है इन तीनों को आजीवन यही रहना है और अगर इसके माता पिता इससे मिलने आए तभी इन्हें मिलने दिया जाएगा और ये मेरा आदेश है। भांजी को तो गुस्सा चढ़ा ही था और कहता है हाँ, जो इन तीनों ने उसके साथ किया इसके साथ भी यही हुआ। अगर मर्जी दिखाए सुयांग तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब भाई सुयांग ऑर्डर फॉलो क्यों ना करे, वो भी उन तीनों को पिटवा देता है बढ़िया से एंड देन उसको ऐसे ही छोड़ करके हीलर को बोल देता है इन तीनों को देख लीजिएगा भाई, मरना नहीं चाहिए ये तीनों। उसके बाद वो सब बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी और सुयांग वहां खड़ा था। वांगजी कहता है इस अभ्यासी में मैं सिर्फ जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। स्वयं कहता है मैं आपके साथ था हूँ और हमेशा रहूंगा, आप जाइए। अगर आप 1 घंटे के अंदर नहीं लौटे तो मैं सबको लेके आ जाऊंगा। वांगजी कहता है हाँ ठीक है। वांगजी उसमें अकेले एंटर करता है क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था और उसमें एक जन एक बार में ही जा सकते थे। वो एंटर कर करके और ढूंढना शुरू करता है। वो रास्ते में आने वाले हर नेगेटिव चीज से वो लड़ते हुए, हर जानवर से, हर इंसान से, हर क्रिएचर से लड़ते हुए उस पैलेस तक आता है जहाँ वो उसे मिला था। धीरे धीरे वो स्वर्ड पे फ्लाई करते हुए आता है तो देखता है कि वो विंग के कपड़ों को उतार करके और उसके बॉडी को टच कर रहा होता है। वांगजी को जो गुस्सा चढ़ा भाई, वो सीधे आता है और उसको खींच करके बाहर लाता है एंड देन उन दोनों में लड़ाई शुरू। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते, पीट रहे होते, सब कुछ कर रहे होते हैं। विंग को भी होश आ चुका था और वो जब अपने आप को देखता है
वापस से इस पैलेस में वो उठ के बैठ जाता है और कहता है अल्फा। पर जब वो देखता है कि सामने वांगजी और शाओ सिंचेंग दोनों लड़ रहे हैं, वांगजी और वो दोनों लड़ रहे थे, विंग अपने आप को देखता है क्योंकि उसके हाथ में एक बॉन्ड क्रिएशन हो रहा था, धागा, जो कि वांगजी के साथ जाके जुड़ रहा था। क्योंकि वहां आने के बाद जैसे ही शाओ सिंह ने उसकी बॉडी को टच करना और सब कुछ करना स्टार्ट किया था, तो उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होना शुरू हो गया था, क्योंकि वांगजी इसके साथ इतना दिन तक रहते आ रहा था, तो इस वजह से वांगजी का जो हार्ट था उसका बॉन्डिंग विंग के साथ हो चुका था। विंग जब देखता है कि उसके हाथ में से जो ब्लू लाइट की धागे निकल रहे हैं वो वांगजी के साथ कनेक्टेड है, तो विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं इतने साल से अपने अल्फा के साथ रह रहा हूँ, पर मेरी बॉन्डिंग इससे कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जाओजेंग कहता है उसे मैनिपुलेट करते हुए, तुम कुछ भी कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वांगजी कहता है देखते हैं। फिर साओ सिंचिंग कहता है जिस तरह से मैंने इसके अल्फा को खा गया और ये मेरे अंदर है, मैं इसके अंदर हूँ, उसी तरह से मैं उसे भी खा जाऊंगा और वो मेरे अंदर होगा, है ना, फिर मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। भांगजी कहता है सपने में। और इतना बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। भांगजी और वो दोनों जब ऐसे लड़ रहे होते हैं तो विंग को भी दर्द हो रहा था, क्योंकि वांगजी को जब हर्ट हो रहा था तो विंग को भी हर्ट हो रहा था। विंग कहता है ये कैसी दुविधा है, मैं ऑलरेडी एक बच्चे के साथ उसके साथ रह रहा था और ये सब कब कब कैसे हो गया। तभी उसके सर में दर्द होता है और वो उठता है, क्योंकि वांगजी को चोट लग गया था। विंग फटक से बाहर आ जाता है जहाँ पे वो सब लड़ते लड़ते नीचे आ गए थे। फिर देखता है कि वांगजी को खून बह रहा है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था साओजिंग ने। विंग को वो खून देकर कुछ याद आता है। आज से लगभग 8 साल पहले विंग, जो कि जस्ट अभी अभी उसकी मतलब कि वो एंटर किया ही था 18 में प्लस, और वो ओमेगा उसकी सेकेंड जो पर्सनालिटी थी वो उस, हालांकि वो एक ओमेगा ही था पर उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो गई थी और वो लड़कियों जैसी उसकी बॉडी बन रही थी। जब वो अपने आप को देखता है कि वो ओमेगा है तो वो बाहर फूल लाने जाता था। वो पहाड़ों में रहता था, लेकिन वहां पे उसे एक दिन एक शख्स दिखता है। वो देखता है कि एक शख्स जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है, और उस समय भी वो अबेसी किंग से ही लड़ रहा था, जिस वजह से वो जख्मी होकर उस जगह गिरा था। विंग उसे अपने घर ले आता है, इस बात से अनजान कि इसका अंजाम क्या ही हो सकता है। विंग उस शख्स को लाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे अपने कमरे में रखे हुए था। उस शख्स की रट ट्रिगर हो चुकी थी और वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। विंग जब उसके लिए खाना बना करके लाता है, वो शख्स जो कि हमारा वांगजी ही था, विंग को जबरदस्ती बेड पे लिटा करके और उसके साथ वो सभी थिंग्स करता है और वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। और फिर जब वो सभी चीजें हो जाती है, विंग उसको उसी हालत में छोड़ करके और वहां से वो अपनी ग्रानी के पास आता है। जब ग्रानी देखती है कि वो 18 प्लस हो चुका है और उसकी कभी भी हीट आएगी, इसलिए उसके साथ रिचुअल परफॉर्म करती है। विंग किसी को नहीं बताता है कि वो किसी अननोन के साथ में वो सभी चीजें करके आया हुआ है। देखते देखते 3 मंथ बाद जब उसका टमी शो हो रहा था, उसकी ग्रानी उसे बोलती है कि ये बच्चा किसका है। विंग कहता है कि उसे नहीं पता। वो सभी चीजें बता देता है कि ऐसे 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 सिचुएशन बना था और ये सभी चीजें हो गया था। उसकी ग्रानी कहती है ठीक है। वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसकी ग्रानी उसके दिमाग से वांगजी की सारी यादें मिटा देती है, और ये भी कि वो बच्चा उसका बेटा है। वो बता देती है कि वो बच्चा अनाथ है और उसके साथ यही रहेगा। अब विंग को वो बच्चा उसका भाई लग रहा था, जबकि वो बच्चा उसका अपना बेटा था। अब बैक टू द प्रेजेंट, विंग को सब कुछ याद आ गया था और वो कहता है अल्फा, अल्फा। जब जाओजिंग उसे देखता है तो उसको गला से पकड़ के फिर से हवा में लटका देता है, दूर से ही, जैसे फ्लाइंग करके, जैसे पावर से कैसे लटकाते हैं वैसे। वांगजी जब देखता है कि वो विंग ने उसे अल्फा बोला और वो उसकी तरफ आ रहा था, वांगजी के हाथ में भी वो ब्लू लाइट अपेयर हो जाती है जो विंग से जाके कनेक्ट हो रही थी। जैसे ही जाओजिंग उसको जान से मारने वाला होता है, वहां पे ग्रैनी बाउसेसन अपेयर होती है एंड देन कहती है अगर मेरे नवासों को कुछ हुआ तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसकी बॉडी को भी छोड़ दो और उसे भी छोड़ दो। हवेसी किंग जैसे ही देखता है अपने सामने शख्सियत को, क्योंकि वो भी एक फेरी गॉडेस थी, इसलिए उसे पता है कि फेरी गॉडेस से भाई पंगा नहीं लेते। विंग को छोड़ देता है। विंग धड़ाम से बेहोश। वांगजी खड़ा हो जाता है और वो दोनों भी। वो कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारा ओमेगा नहीं है, इसलिए इसके पीछे मत आना, क्योंकि ये जिसका है ये इसके सामने खड़ा है। और वांगजी कहता है कि जो बॉर्डर पे मैंने तुम लोगों को बताया था
कि जिस तरह से सील लगाया गया है और कोई इसके बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, ये तुम्हारे बॉर्डर के क्रॉस नहीं करेगा, बाउंडेशन नहीं बनाएगा, तो तुम लोगों ने शांति क्यों नहीं बनाए रखा। फिर उन दोनों के बीच समझौता किया जाता है और फिर वांगजी और विंग को लेकर के वो आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साओ जिंग की आत्मा को वो बेसी बेजेट पूरी तरीके से खा करके फिर से स्पिरिट फॉर्म में बदल जाता है और साओ जिंग की आत्मा वहां से मुक्त होकर के वापस से दूसरे रेलम के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, बॉसेसरन और विंग तीनों वहां थे। विंग को बेड पे लेटाया गया था जो कि वो बेहोश था। बॉसेसरन उसे कहती है ये तुम्हारा ओमेगा है, क्या तुम्हें पता है। वांगजी कहता है नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। फिर वो उसे बताती है कि आज से 8 साल पहले जब तुम्हारे और रेबेसी किंग के बीच लड़ाई हुआ था तो तुम बेहोश होकर के हमारे दफन पे गिरे थे। ये तुम्हें वहां बचा के लाया था और तुम अपने रट के दौरान इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए थे। तो वांगजी को याद आता है कि हाँ, जब उसकी 3 दिन के बाद रट समाप्त हुई थी तो वहाँ पे कोई नहीं था और वो सही सलामत था। फिर वो अपने स्वॉर्ड पे फ्लाई करता हुआ अपने पैलेस के लिए चला आता है और उसे कुछ याद नहीं था। फिर वांगजी विंग को देखता है और कहता है तो सच में ये मेरा है। कहता है हाँ, और तुम्हारा बेटा भी। तो वांगजी कहता है मेरा बेटा। कहता है हाँ, जिसे तुमने अपने भाई के पास भेजा है। वांगजी की आंखों में तो आंसू आ गया था। भाई, उसका बेटा भी है और उसका ओमेगा भी है। वो उसके सामने गिर जाता है और कहता है कि मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ, क्या ये मुझे माफ करेगा। बॉसेसरन कहती है अगर वो माफ कर दे तो भला। तभी विंग की नींद खुलती है और वो उन दोनों को देखता है। विंग फटाक से उठता है, अपने कपड़ों को ठीक ठाक करते हुए दोनों को ग्रीट करता और कहता है ग्रैनी आप यहाँ। तो उसकी ग्रैनी कहती है हाँ, हम यहाँ क्यों, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। वांगजी उसकी देख रहा था और उनको भी देख रहा था। विंग कहता हाँ, क्यों नहीं। फिर ग्रैनी कहती है ये तुम्हारा अल्फा है, क्या तुम्हें याद है। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी शॉक और कहता है ये कब हुआ भाई। तो विंग उसके एक्सप्रेशन को समझते हुए कहता है मुझे थोड़ी देर पहले ही ये सब कुछ याद आया है। मुझे पता है कि ये मेरे अल्फा है और युवान मेरा बेटा। ग्रैनी कहती है तो जब तुम्हें पता है तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांगजी कहता है मुझे बस एक चांस दो प्लीज, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो बासिस्टन कहती है ठीक है, चलो हमारे साथ, 2 दिन बाद तुम अपनी बारात लेके आ जाना भाई। फिर विंग को लेकर के वहां से चली जाती हैं। अब 2 दिन बाद वांगजी अच्छे से सज धज कर दूल्हा बन करके युवान को लेकर के घोड़े पे बिठा करके अपने भाई के साथ और अपने अंकल के साथ, क्योंकि वो ताओ के मास्टर थे, सबके साथ दाफान आती हैं, जहाँ पे बॉसेसरन ने विंग को भी अच्छे से रेडी कर दिया हुआ था और वो वहाँ पे उन दोनों के चाइनीज कल्चर के साथ शादी करवाते हैं। विंग और वांगजी दोनों एल्डर एंसेस्टर को बो करते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं, हर्थ एंड एवन को एक दूसरे को अपना साक्षी मानते हैं और फिर हाथ में वाइन लेकर के, चाय का प्याला लेकर के, वाइन बोल दिया, और पीते हैं। पीने के बाद वो सबको ग्रीट करता हुआ विंग अपने हाथ में वो शीशे वाली परत लेता है एंड देन, क्योंकि अभी तक विंग ने बेल पहना हुआ था, और वो शीशा वांगजी के सामने रखता है और अपने बेल को हल्का सा उठाता है। वांगजी उस बेल के उठाते ही वांगजी उस शीशे में विंग को देखता है और स्माइल करता है। विंग भी हंस देता है और दोनों के फेस उसमें दिख रहे होते हैं। उसके बाद उन दोनों को वहीं पे दफन पे ही वेडिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज्यादा खुश था और वांगजी की आज वेडिंग नाइट होने वाली थी। वांगजी रात के समय में उस चैम्बर में आता है, एक स्टिक से उस बेल को हटाता है और उसके सामने में 2 प्याला लेकर आता है जिसमें वाइन सॉप किया हुआ था। दोनों हाथ इंटरवाइन करते हुए इस वाइन को पीते हैं एंड देन एक दूसरे को किस करते हैं। फाइनली वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके थे। वांगजी कहता है मुझे माफ कर दो। विंग कहता है आप हर बार माफी क्यों मांगते हैं, आप एक किंग हैं, आपको शोभा नहीं देता माफी मांगते हुए। तो वांगजी कहता है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। विंग कहता है वो मेरे अल्फा नहीं थे, अब मुझे नहीं पता कि मैं उनके साथ कैसे गया। तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर विंग कहता है मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे, मुझे लगा कि कुछ तो है, मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, फिर अचानक से मुझ पे हमला हुआ था जब मैं फूलों को कलेक्ट करने के लिए और पत्तियों को लाने के लिए गया था। फिर उसके बाद एक दिन मैं एक झोपड़ी में पाया जहाँ पे वो और वो साउजिंग की बात कर रहा था, वो मेरा ख्याल रख रहे थे, वो बहुत अच्छे थे दिल के और उन्होंने मेरी जान बचाई। मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ रहने लगा और मुझे दाफन जाने का रास्ता भी नहीं मालूम था, फिर मैं उनके साथ ही रहने लगा। तो वो कहता ये भी सही है, पर यहाँ पे उल्टा हुआ था। जब विंग
वहाँ से गायब हुआ था, तो उसको वहाँ से भेजने में भी उसी का हाथ था, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि उसने कुछ किया है और वो उस जगह पे कई बार विजिट कर चुका था और वो विंग को तलाश कर रहा था, क्योंकि उसे क्लियरली याद तो नहीं था। वांग जी अपने मन में कहता है, हाँ मुझे भी याद है, क्योंकि मैं कई बार वहाँ गया था, जैसे कि कुछ छूट रहा है मेरा, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन तुम्हें देखा, मुझे तुम दिखे और ऐसा लगा कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, फिर मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बॉस सिस्टर मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी उन दोनों की बातें सुनकर और कहती है, हाँ मैंने इतनी कोशिश की इन दोनों को अलग रखने की, लेकिन फाइनली ये दोनों मिल ही गए। फिर वो दोनों कहते छोड़ो भी, और वो दोनों वापस से किस करने में लग जाते हैं। वहीं वापस सिरेन सोचती है, और मुझे लगा था कि शायद ये अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाएगा, तो एक दिन मैंने इस बच्चे को भी उसके पास छोड़ दिया ताकि वो दोनों उसके साथ रहें और वो तीनों एक मैरिड कपल बन के रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। और शाओजेंग उसकी देखभाल करने के लिए बाओसेसरन ने ही उसको वहाँ पे प्लांट किया हुआ था, और इन सालों में वो वांगजी सॉरी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता आ रहा था। विंग को हमेशा लगता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, सभी कुछ करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो विंग को सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ था ताकि लगे कि वो उसका अल्फा है, और एक अल्फा जो एक ओमेगा के साथ करता है वो सभी चीजें, लेकिन ऐसा विंग के साथ कभी नहीं हुआ था। बैक टू द प्रेजेंट, वांग जी धीरे धीरे उसके सारे कपड़ों को हटा करके और उसे माँ करते हुए कहता है कि यू आर माइन ओमेगा, है ना। विंग उसे माँ करते हुए कहता है, हाँ और आप मेरे अल्फा हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करना और एक दूसरे के साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रात उन दोनों की ऐसे ही रंगीन और हसीन थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे को अपना बना चुके थे, ये जानते हुए भी कि उन दोनों की डेस्टिनी और सभी चीजें एक थी। अगले दिन सुबह उन दोनों को एंसेस्टर पैलेस जाना था, जहाँ पे वो दोनों अच्छे से रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के साथ ही वो बाहर आते हैं। बॉस इस रन को और अंकल को गोगो को ग्रीट करते हैं। तभी विंग इवान को देखता है और उसे गले लग के रोने लगता है। तो इवान कहता है, गगा आप रो क्यों रहे हैं। विंग कहता है, मुझे गगा मत बुलाओ, मैं तुम्हारा मम्मा हूँ। विंग कहता है, क्या। फिर विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारे मम्मा हूँ और ये तुम्हारे डैडा है, मतलब हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इवान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वाओ से सिरेन कहती है, हाँ ये तुम दोनों के माता और पिता हैं। फिर वो सभी लोग एंसेस्टर पैलेस आते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। वांगजी और विंग और युवान तीनों की विदाई होती है। गुस्सू आने के साथ ही लैन सिचन और लैन किरण उसका भव्य स्वागत करते हैं और सभी के सामने में विंग को उसका मिस फूडन घोषित कर दिया जाता है और युवान को वहाँ का क्राउन प्रिंस। उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छा सा भव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। सभी लोग विंग से और वांगजी से युवान से मिलते हैं। अब सबको पता चल गया था कि मेन वांगजी का उसका मिस फूडन भी है, मिस क्यून भी है और उसका क्राउन प्रिंस भी है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वही वो तीनों जो जेल में बंद थी, उन तीनों को पता चलता है कि वो जो स्लैब है वो उसका जगह ले चुका है और उसका एक बेटा भी है। वो लोग तो जल भुन के बराबर हो गई थी, लेकिन वांगजी ने उसे अपनी सजा दे दी हुई थी, इसीलिए वो वहां से निकल के तो आ नहीं सकते थे। जिंदगी भर ये अफसोस करने के अलावा कि उसने उसके साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने गवा को और अपने अंकल को ग्रीट करते हैं और विंग और युवान भी वो लोग बहुत खुश थे कि फाइनली लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया। विंग वापस से वांगजी के साथ और युवान के साथ उस ग्रेवयार्ड पे जाता है जहाँ पे वो लोग हमेशा जाते थे। वो लैंसचन के ग्रेवयार्ड को और उसके बगल में जो ग्रेवयार्ड था उन सबको साफ करके फ्रूट, अगरबत्ती, कैंडल और वाइन रख करके 2 मिनट का मौन रखते हुए कहता है, मेरा इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अल्फा। जैसे ही वांगजी के मुंह से अल्फा सुनता है, उसको तो भाई जली, भयंकर वाली जली। फिर भी वो उसको चुपचाप सुन रहा था। वांगजी चुपचाप सुनते हुए उसको देख रहा होता है और युवान से कहता है धीरे से, मैं उसका अल्फा हूँ, मेरे सामने उसे नहीं लगता कि किसी और अल्फा का नाम नहीं लेना चाहिए। युवान हंस रहा था। विंग अपनी सारी बात कह लेने के बाद वो पीछे मुड़ता है जहाँ पे बाप बेटे दोनों मुंह फुलाए हुए थे। तो विंग कहता है, क्या हुआ है आप दोनों को। वांगजी कहता, कुछ नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और इतना बोल करके वो लोग बगी में बैठ जाते हैं। घर आने के साथ ही वो युवान से कहता है, युवान आपको नहीं लगता कि आपको मम्मा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो कहता है, हाँ आप दोनों एक दूसरे को पनिशमेंट देते रहिए, मैं चलता हूँ। तो वांगजी कहता, तुम क्या समझे। युवान कहता है, मैं सब समझ गया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो 9 साल का हो गया हूँ। और इतना बोलते वो आंख मारते वहां से भाग जाता है। विंग कहता है, ये तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। वांगजी कहता है, बस मैं अपने बेटे से बात कर रहा था। और इतना बोलकर उसे अपनी गोद में बिठाता है। देन कहता है, हाँ तो अब बताओ मुझे, मेरे सामने में तुम किसी और अल्फा के बारे में कैसे बात कर सकते हो।
विंग कहता है मुंह से और कैसे? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, और इतना बोलकर उसे बेड पे पिन करता है, उसके हाथों को पिन करता है एंड देन उसके कपड़ों को ढीला करते हुए उसके बेस्ट को हाथ में लेते हुए एक्सक्यूज करते हुए कहता है ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसको एक्सक्यूज करते हुए उसे सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। विंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड्स निकल रही थी और वांग जी अराउज हो रहा था। उसके बाद वो दोनों फिर वापस से एक दूसरे में खो जाते हैं। वांग जी उसे हिट करते हुए कहता है बताओ मुझे, मेरे सामने में किसी और अल्फा का नाम नहीं लोगे ना? विंग बेचारा झटके खा रहा था और बोल रहा था नहीं नहीं लूंगा, पर इतने जोर से मत करो। वांग जी कहता है तुम्हारी सजा है ये, चुपचाप से लेते रहो। और वो दोनों वैसे ही एक दूसरे को किस करते हुए फक करते हुए और एक दूसरे को पनिश करते हुए एक दूसरे के हो रहे थे। तो इसी के साथ ये वन शॉट खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट? क्योंकि एक फैन फिक्शन खत्म हो गया है तो मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट ले आई हूँ। और हाँ, कल से एक और हिस्टोरिकल टाइम टेबल वाली स्टोरी लेके आऊंगी मैं, जो कि थोड़ा मज़ेदार और फनी होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।